हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसी कहानी लेकर के आए हैं जिसमें आपको मोटिवेशन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ अपने जीवन के लिए एक प्रेरणा भी मिलेगी। दोस्तों, ये कहानी हमारी दादी माँ सुनाया करती थी, हमारी बूढ़ी माताएं सुनाया करती थी। इसमें एक राजा या यूँ कहा जाए कि कर्तव्य और भाग्य में क्या अंतर है और कैसे लोग इसके सहारे जिंदा रहते हैं, कर्तव्य करके लोग कैसे सफलता प्राप्त करते हैं, इसमें इसी की कहानी है, इसी की चर्चा है। दोस्तों, एक राजा था, उसके 4 बेटियां थीं। चारों बेटियां खूबसूरत थीं। राजा धन धान्य से परिपूर्ण था। समय बीतने के साथ साथ जैसे जैसे लड़कियां बड़ी होती गईं, राजा ने लड़कियों को पढ़ने के लिए विद्यालय भेज दिया। लड़कियां पढ़ती रहीं। उसमें से एक बड़ी लड़की थोड़ा कम समझदार थी, दूसरी वाली पढ़ने लिखने में ठीक थी, तीसरी वाली भी ठीक ठाक पढ़ती थी और चौथी वाली बिल्कुल मूर्धन्य विद्वान और विदुषी होने लग रही थी। उसका मस्तिष्क बड़ा तेज था। वो हर बात पे सोच समझ के उत्तर देती थी। समय बीतता गया। लड़कियां धीरे 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 बड़ी होने लगीं। जब स्कूल से छुट्टी मिली या विद्यालय से उनको छुट्टी मिली तो राजा ने एक दिन अपने सारे लड़कियों की, या यूँ कहें चारों लड़कियों की परीक्षा लेनी चाहिए। राजा अपने शयन कक्ष में चला गया। दासी के माध्यम से सबसे पहले अपनी बड़ी लड़की को बुलाया। बड़ी लड़की के आने पर लड़की ने नमस्कार किया। राजा ने ये सोचित उसको आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा तुमसे आज एक सवाल पूछना चाहते हैं, बताओ तुम किसके भाग्य और कर्म से खा रही हो। लड़की ने बड़ी शालीनता, बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, पिताजी, क्योंकि आपके घर में, आपके राज्य में मैं रह रही हूँ, आप मेरे पिता हैं, इसलिए आपके भाग्य और कर्म से ही मैं खा रही हूँ। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कहा, जाकर के दूसरी बहन को अपने भेज दो। जब दूसरी बहन आई तो वो उससे भी राजा ने वही सवाल किया कि बेटा तुम किसके भाग्य और कर्म से खा रही हो। उस बेटी ने कहा, पिताजी, चूँकि आपके राज्य में रह रही हूँ, आपके कर्मों तले जी खा रही हूँ, इसलिए निश्चित रूप से जो आपके ही भाग्य और कर्म से खा रही हूँ। तीसरी बेटी को जब बुलवाया तो उससे भी वही सवाल किया कि बेटा तुम किसके कर्म से खा रही हो। बिटिया ने कहा, पिताजी, मैं आप ही के कर्मों से और अपनी माँ की छाया में खा पी रही हूँ। लेकिन जब राजा ने चौथी बेटी को बुलवाया और उससे भी वही सवाल किया कि बेटा तुम किसके भाग्य से खा रही हो, किसके कर्मों से खा रही हो, छोटी बेटी कुछ देर तक तो मौन रही। यह मौन राजा को बहुत खल रहा था और राजा बड़ा व्यग्र होता जा रहा था। 3-4 मिनट मौन के बाद फिर बेटी से फिर वही सवाल किया, बिटिया तुम किसके भाग्य से और किसके कर्म से खा भी रही हो। बेटी ने बड़ी शालीनता से फिर भी जवाब नहीं दिया, चुपचाप खड़ी रही। राजा के अब क्रोध जो है वो दिखाई देने लगा। उसने डांट के पूछा कि तुम किसके भाग्य और कर्म से खा रही हो। बिटिया ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया कि पिताजी, मैं अपने भाग्य और कर्म से खा रही हूँ, इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है। राजा का क्रोध पराकाष्ठा पे पहुँच गया और उसने दासियों से कहा कि इन बेटियों के लिए, 3 बेटियों के लिए, पहली, दूसरी और तीसरी के लिए सारी सुख सुविधाएं प्रदान की जाएं, किंतु चौथी को केवल खाना दिया जाए, मोटा खाना दिया जाए और रहने सहने की जितनी राजसी व्यवस्था थी उसको ख़त्म कर दिया जाए। छोटी बेटी सुनकर के अपने कमरे में चली गई। राजा का आदेश था। 2-3 दिन के अंदर सारी व्यवस्थाएं वैसे ही कर दी गई जैसा राजा ने कहा था। समय बीतता गया, लड़कियां जवान हो गईं। राजा ने सबसे बड़ी वाली बेटी का एक अच्छे राजा खानदान में शादी कर दी। वहाँ का राजकुमार जुआ खेलने में और अय्याशी में बड़ा व्यतीत रहता था। उसको लड़ाई झगड़े या युद्ध की कोई बात नहीं आती थी। समय बीता, दूसरे लड़के की भी शादी कर दिया। जहाँ का राजकुमार संगीत प्रेमी था और वह भी कोई बहुत बड़ा या तेजस्वी बालक नहीं था। तीसरे की शादी राजा ने समय बीतने के साथ ऐसी जगह पे कर दिया जहाँ का राजा काफ़ी होनहार था, वो भी चालाक था और हर तरह से विद्यार्जन कर रहा था। लेकिन चौथे लड़की की शादी उन्होंने ढूंढते एक लकड़हारे के साथ कर दिया जिसके पिताजी का राज्य
वो उसके शत्रुओं ने छीन लिया था और वो लड़का जाके जंगल में लकड़ियाँ काटा करता था और उन लकड़ियों को बेच करके अपना भरण पोषण और अपनी माँ का भरण पोषण करता था, क्योंकि युद्ध के दौरान उसके पिताजी मार डाले गए थे। यह लड़की जब वहाँ पहुँचती है तो देख करके सन्न रह जाती है कि पिताजी ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया और पिताजी ने का हमने क्या बिगाड़ा था। खैर, उसे अपने कर्म पे विश्वास था। उसने अपनी सासू माँ को बुलाया और अपने पति को बुलाया, बात किया दोनों ने और कहा, माता जी इस तरह से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि ये जितना काट के लकड़ी बेचेंगे उतना हम लोग खा लेंगे। हमारी आगे की उन्नति अब कैसे होगी, हमारे आने वाली संतानें कैसी होंगी। एक दिन लड़की खुद अपने आप निकली जंगल में। जा करके उसने देखा कि उसका लकड़हारा पति मोटी मोटी लकड़ियाँ काट रहा था और शहर लेकर बेचने की तैयारी कर रहा था। लड़की ने जंगल में घूमना शुरू किया और उस जंगल में सबसे ज़्यादा चंदन के पेड़ थे। लड़की, चूँकि राजा का वो लड़का चंदन को पहचान नहीं पा रहा था और मोटी लकड़ियाँ काट करके बेच रहा था, तो उससे उसको अच्छा पैसा नहीं मिल पा रहा था। लड़की ने जाकर के उसे चंदन का पेड़ पहचानवाया और कहा, इसको काट के ले जाओ। अगले दिन लड़के ने चंदन के वृक्ष को काटा, मार्केट में गया तो उसे एक अच्छे रकम की प्राप्ति हुई। लड़का बड़े खुशी से आया, उससे उनका भरण पोषण होने लगा और धीरे धीरे कुछ पैसा बचने लगा। उस पैसे से लड़की ने जाकर के शहर में व्यापार शुरू कराया। इधर मजदूरों के माध्यम से जंगल के चंदन की कटान भी होती रही, जिससे भरपूर मात्रा में पैसा आने लगा। और कुछ दिनों में इस लड़के ने जा करके अपने उस पुराने महल पे और राज दरबार में कब्जा करके सुखपूर्वक जिंदगी जीने लगा। लेकिन उसने जंगल में भी अपना व्यवसाय बरकरार रखा। समय बीतने के साथ राजा ने कहा, चलो देखते हैं अब लड़कियों की स्थिति क्या है। पहली लड़की के यहाँ जब वो पहुँचते हैं तो चूंकि लड़का बेकार था, वो केवल घूमने फिरने में समय बताता था, पड़ोस के राजा ने उसके ऊपर कब्जा कर दिया और उसको मार करके निकाल दिया। लड़की दर दर की ठोकरें खा रही थी। राजा ने कहा, सत्य है कि इसने जो भी कहा था वो बात सही निकली। दूसरे लड़की के यहाँ गए, उसके यहाँ भी वही पोजीशन थी। बगल के राजा ने उसके आधे राज्य पर कब्जा कर लिया था और वह भी किसी तरह से अपनी ज़िंदगी काट रहे थे। तीसरी लड़की के पास जब पहुंचते हैं तो स्थिति उसकी वही है जो पहले और दूसरे लड़कियों की थी। राजा का सर चकरा गया। उन्होंने अपना माथा हाथ से पकड़ लिया और सोचने लगे कि यह सत्य बात मैंने शुरू में क्यों नहीं पहचानी। खैर, जब मन में आता है, मलाल आ जाती है, दर्द आ जाता है, पश्चाताप आ जाता है, तो आदमी सही रास्ते की तरफ निकलने लगता है। वो दूसरी अंतिम लड़की के पास गए और पता किया तो जंगल से पता लगा कि वो महाराजा हैं हमारे। और जब उसके घर गए तो राजा ने उस लड़की का चरण छू लिया और कहा, बेटी तुम सत्य कहा करती थी कि व्यक्ति जो होता है वो अपने कर्म से खाता है, अपने भाग्य से खाता है। हमें बेटा माफ़ कर देना और हो सके तो उन लड़कियों का, अपनी तीनों बहनों का भी ध्यान रखना। इसको बताने के बाद राजा वानप्रस्थ में चले गए, उसी जंगल में अपनी जाके तपस्या करने लगे और सुबह शाम जरूर उस लड़की के पास आते जिसने कहा था कि भाग्य सब कुछ करता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके द्वारा दे गए सुझाव, वो कमेंट ही हमारी प्रेरणा होते हैं। अगर यह कहानी पसंद आती होगी तो एक बार ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।